नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ जो ख़ास मेहमान हैं, उनके व्यक्तित्व में इतने सारे, उनकी पर्सनैलिटीज़ में इतने सारे शेड्स हैं कि मैं नहीं समझ पाता हूं कि कहां से मैं उनका इंट्रोडक्शन दूं, कहां से मैं उनका परिचय देना शुरू करूं। एक्टर हैं, सुपर मॉडल हैं, फिटनेस के एक बहुत बड़े आइकॉन हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंसान का परिचय उसके किरदार से होता है, जो उसके भीतर होता है। बाहर वो एक बड़ा एक्टर है, एक बड़ा प्लेयर है, एक बड़ा पॉलिटिशियन है, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन वो भीतर क्या है ये भी बहुत मैटर करता है जब आप उनके करीब जाते हैं, उनसे मिलते हैं। तो मैं इनसे जब अभी मिला हूँ, पहली मुलाकात है इंटरव्यू के पहले, तो मैंने पाया कि ये एक ऐसे किरदार हैं जो मुझे तो बहुत कम मिलते हैं ज़िंदगी में, इसलिए कि ये बहुत डाउन टू अर्थ हैं। ये ज़िंदगी को बिल्कुल वैसे समझते हैं जैसे आनंद से भरा हुआ। जी हाँ, राजेश खन्ना के आनंद की बात करिए, वो जो किरदार एक अद्भुत किरदार रहा है, मुझे इनसे मिलने के बाद कुछ वही फीलिंग हुई है। तो ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं कराऊंगा। मिलिंद सोमन हमारे साथ हैं, नामचीन एक्टर, सुपर मॉडल और न जाने क्या क्या। सर बहुत वेलकम करता हूँ। थैंक यू, नमस्ते। आपसे बात करते हुए जो अनुभव हुए बड़े दिलचस्प थे। पहले तो यही जानना चाहेंगे जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, कि ये आनंद का जो एक सोर्स है, एक झरना है, एक नदी है, एक महासमुद्र है, ओशन है, कहाँ है सर? ये कहाँ ढूंढ रहे हैं हम इसको? मैं समझता हूँ अभी इतने सालों के बाद शायद मुझे रियलाइजेशन हुई है, लेकिन मुझे पता था पहले, लेकिन मैं बता नहीं सकता था कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। लेकिन पहले से हूँ, बहुत पहले से मैं खुश हूँ। मैं शायद ज़िंदगी भर मैं खुश रहा हूँ। और वो मैं सोचता हूँ इसलिए कि मैं जानता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ। और बहुत लोग नहीं जानते कि वो अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या है। वेरी ट्रू। अपने लिए अभी ये बोल सकते हैं कि ठीक है, हमको पैसे चाहिए, या शोहरत चाहिए, या बच्चों के लिए अच्छी ज़िंदगी चाहिए, या अपने स्पाउस के लिए, या माता जी के लिए कुछ चाहिए। दुनिया मतलब हम जिस स्पेस को इनहैबिट करते हैं, उसके इर्द गिर्द हमें क्या चाहिए वो शायद हमको पता होता है। बड़ा घर चाहिए या गाड़ी चाहिए, लेकिन अपने लिए क्या चाहिए? एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, व्हाट डू आई नीड? व्हाट इज द मोस्ट, सबसे अहम चीज़ कि जिसके बगैर मैं तो ज़िंदगी का आनंद नहीं ले सकता। ये चीज़ आपने, मैं ज़िंदगी का आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, ज़िंदगी इतनी बड़ी है, तो इसका आनंद हम कैसे लें? वो कौन सी चीज़ सबसे अहम है जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है और मुझे डेवलप करना है? तो मुझे लगा बहुत सालों से, और मैं जब बच्चा था इनफैक्ट, मुझे लगा कि मेरी जो मन की शांति है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। देन आई एम फ्री टू एन्जॉय एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन, एवरी सर्कमस्टांस, एवरी प्लेस आई गो, एवरी पर्सन आई मीट, I can enjoy all of it if I know what is important to me. जब मैं नहीं जानता हूँ तब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। इसने कुछ कहा तो मुझे कुछ लगा, मैं वहाँ गया, मैंने कुछ देखा, उसने मुझे डिस्टर्ब किया। मैंने कुछ चाहा, वो मुझे नहीं मिला, मैं डिस्टर्ब हो गया। बट मे बी वॉट आई वॉन्टेड वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। मे बी आई वॉन्टेड इट्स ओके, नहीं मिला कोई बात नहीं। Is it making a difference to the most important thing in my life? No. So if you know what is the most important thing, और उसमें कोई कुछ भंग नहीं हो रहा है, then it is not important. बहुत सुंदर। और आपकी हिंदी कितनी अच्छी है। भंग शब्द का प्रयोग आपने किया। बहुत जबरदस्त है ये शब्द। मैं बात करते करते सोच रहा था मैं भंग बोलूं कि नहीं। लेकिन ये बहुत बहुत खूबसूरत प्रयोग है ये, क्योंकि ये बड़ा स्पिरिचुअल वर्ड भी है। तपस्या भंग हो गई, आपका कंसंट्रेशन भंग हो गया। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्ड है। और आपने बड़े, क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल इशू पे शायद हम बात कर रहे हैं। ये मुझे समझाइए कि जितना मैंने आपसे जाना, आपके ज़रिए ही आपको जाना, कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं है आपका। नहीं। तो ये जो बातें हैं, ये जो समझ है, क्या आप मानते हैं कि ये नैसर्गिक रही आपके भीतर? शायद नैसर्गिक है। तो मेरा जो बैकग्राउंड है, इट्स बीन वेरी एकेडमिक। मतलब मेरे चारों जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे नाना जी, दादाजी, नानी जी, नाना जी, चारों डॉक्टर थे।
मेरे पिताजी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मेरी माताजी बायोकेमिस्ट, बायोकेमिस्ट। तो वेरी हाईली एजुकेटेड, वेरी वेल रेड, वेरी वेल ट्रैवल्ड, दुनिया भर घूमे हुए। सो मे बी वो थोड़ा सा मुझ में आया है कि दुनिया देखी है। बचपन में भी उनके ज़रिए मैंने दुनिया देखी थी, बाय देयर थॉट्स, बाय देयर लैंग्वेज। एंड वैसे हम पढ़ते भी काफ़ी थे। जब मैं छोटा था मैं काफ़ी किताबें वगैरह पढ़ता था, पर थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं खुद क्या सोच रहा हूँ। सो आई डोंट नो व्हाई आई मूव्ड इन दैट डायरेक्शन, कि शायद उन्हीं की वजह से, बिकॉज दे वर ऑल साइंटिस्ट्स, और साइंटिस्ट का सबसे अहम कर्तव्य है कि वो ढूंढना किसी चीज़ को, नॉट कि जो हो रहा है उसे देखो, जो किसी ने बोल दिया उसको सुनो, नहीं, वो ढूंढो। सबसे पहले तो एक्सप्लोर, फाइंड इट, एक्सप्लोर। सो आई काइंड ऑफ वेंट इन दैट डायरेक्शन कि आई एम एन एक्सप्लोरर, कि मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ, सब कुछ जानना चाहता हूँ। सिर्फ किसी ने मुझे बताया क्या, या मैंने कहीं पढ़ा या किसी फिल्म में देखा, दैट इज़ नॉट द ट्रूथ फॉर मी। द ट्रूथ इज़ माई एक्सपीरियंस। सो आई हैव टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, यू नो। कि जब मैं पढ़ता था, जब मैं स्कूल में था, तब मेरे दादाजी भी बोलते थे कि तुम क्या करोगे, डॉक्टर बनोगे, जैसे हमारे एज में होता था। तीन ही चीज़ें थी, एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था, और शायद लॉयर या सीए, ऐसे ये 3-4 चीज़ें थी। सो डॉक्टर बनोगे, कि हम सब डॉक्टर है, तुम डॉक्टर बनोगे। मैंने कहा हो सकता है। फिर किसी और ने पूछा क्या बनोगे, मैंने कहा मुझे पता नहीं। कि टुडे ऑल्सो एवरीबडी, सबका प्रॉब्लम वही है, 18-19 साल के, 20 साल के पीपल आर नॉट श्योर कि उनको आगे हमारे मटेरियल लाइफ में हमको क्या बनना है, कमर्शियल लाइफ में या जॉब इन टर्म्स ऑफ करियर क्या चाहिए। तो जब मैं एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था, एंड आई हैड इनफ मार्क्स, तो मेरे दोस्त सारे इंजीनियरिंग के लिए गए, तो मैं उनके साथ भी इंजीनियरिंग के लिए गया। तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसमें मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस समय ही आई वॉज स्विमिंग competitively, and that was a big focus in my life, कि मुझे नेशनल चैम्पियन बनना है, भारत को रिप्रेजेंट करना है स्विमिंग में। That was the only thought। ये पढ़ाई सब चल रहा था। That was my extra curricular activity was पढ़ाई। My actual activity was sports। और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स ने मुझे इतना सिखाया, या मैंने इतना सीखा स्पोर्ट्स से about myself। और मुझे लगता है कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ कि वो अपने आप को कम समझते हैं, और उनकी एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो दुनिया को न समझ पाते हैं। अगर हम अपने आप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो हम दुनिया को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील इज़ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, नॉट कि अरे यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, उसमें क्या है, उसमें क्या। फर्स्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ, कि अपने आप की समझ चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं किस तरह की सोच है मेरी, और वो क्यों है मेरी ऐसी सोच। और मेरा, जब मैं कुछ चीज़ देखता हूँ तो मेरा एक कोई रिएक्शन होता है, वो ऐसा क्यों होता है। ये समझना और ये जानना और ये एक्सेप्ट करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसे बचपन से ही ये सर बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि आपने बड़े डिसीजंस लिए उस वक्त भी जब आपने, क्योंकि स्विमिंग एसोसिएशन जो थी उससे आपके रिश्ते उनकी वजह से अच्छे नहीं थे, और जो भी कारण रहा हो, लेकिन आपने इतना प्यार करते हुए स्विमिंग से आपने उसको गिव अप किया कि छोड़ो, अब यहाँ नहीं जाना। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। कैसे फिर एक सुपर मॉडल, किसी ने कहा, क्योंकि मैं आपकी सिस्टर का, मैं आपके एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा आपका हाथ किसी ज्योतिष ने देखा, तो उसने कहा कि ये तो हमेशा महिलाओं से, लड़कियों से घिरे रहने वाले किरदार हैं ये। तो ये कहाँ था? जब मैं 8 साल का था। 8 साल के थे मैं एक्चुअली पहली बार मैं नेशनल स्विमिंग चैम्पियनशिप्स के लिए जा रहा था। मैं करीब 10 साल का था उस समय। पटियाला में थी वो नेशनल चैम्पियनशिप्स, और उस समय हम भाखड़ा नंगल डैम जो बना था तब काफ़ी नया था, हम देखने के लिए जा रहे थे एज टूरिस्ट्स। तो एक बस में थे सारे बच्चे, और उनके पेरेंट्स भी थे, और एक गाइड था, सरदार जी थे, और काफ़ी यंग था, ऐसे कोई बुजुर्ग नहीं थे, यंग थे। और उन्होंने ऐसे देख के मुझे मैंने हाथ दिखाया, तो हाथ में तो उनको दिलचस्पी थी पामिस्ट्री की। तो बताया, मेरी माताजी को उन्होंने बताया कि आपका लड़का हमेशा
he will be surrounded by women. तो of course my mother laughed, उनको बहुत हंसी आई, मुझे भी पता नहीं क्या, मैं तो 10 साल का था, लेकिन ऐसा ही हुआ है। तो ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि क्या आगे क्या होगा, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आगे मैं क्या करूँगा। जैसे मैंने कहा मेरे दोस्त गए, उनके साथ मैं गया बिकॉज इट वॉजंट इम्पॉर्टेंट टू मी। जी जी जी। जब किसी ने मुझे पूछा कि तुम मॉडलिंग करोगे, तब मुझे पता भी नहीं था कि मॉडलिंग इज अ प्रोफेशन, कि इसके पैसे मिलते हैं, मुझे पता भी नहीं था जी। तो मैंने कहा उनसे कि फ़ोटो खींचवाना है, तो लेकिन क्यों, उससे मतलब क्यों करूँगा मैं ये। एंड आई यूज्ड टू बी वेरी शाय, मैं बहुत ही इंट्रोवर्टेड था उस समय। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे हम फ़ोटो लेंगे अलग अलग शर्ट में, हम पैसे देंगे। तो ऐसा अच्छा पैसे देंगे तो बात अलग है, ये कुछ और चीज़ है, तो कितने पैसे देंगे। तो उन्होंने कहा कुछ पैसे, तो मैंने कहा अच्छा तो ये तो लोग पागल लग रहे हैं, इतने पैसे देंगे। बिकॉज टू टेल यू द ट्रूथ, दे ऑफर्ड मी 3 times माई फादर्स सैलरी। जो मेरे पिता हु वाज वर्किंग एज अ साइंटिस्ट विद द गवर्नमेंट, उनकी जो तनख्वाह थी उससे 3 गुना वो मुझे ऑफर कर रहे थे 2 घंटे के काम के लिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ, देखता हूँ क्या है ये। तो मैंने किया। ऑफ कोर्स इट्स नो वर्क एट ऑल, बट ऑफ कोर्स यू लर्न द टेक्निक। आप किसी जो भी चीज़ है आप उसका टेक्निक तो आप सीख जाते हो। एंड पीपल लाइक्ड व्हाट आई डिड एंड इट वाज वेरी इजी मनी। फिर नॉट ओनली द मनी कि घूमना भी हुआ कि प्रदेश में, दूसरे देशों में, कि इंडियन फैशन दिखाना वहाँ पे, बैंकॉक में या दुबई में या लंदन में या कहीं, मैनी डिफरेंट कंट्रीज़। तो बहुत मज़ा आया उसमें। तो आई लेफ्ट द आइडिया ऑफ स्टडिंग कि मुझे पढ़ना है एक करियर के लिए या जॉब के लिए। ये ठीक है, ये अच्छा है, पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। लेकिन अभी तो ठीक है। फिर भी मैं ऐसा मेरे लिए पैसे इतने कम मायने रखते थे कि मैंने पैसे थोड़े से कमाए तो मैंने काम छोड़ दिया। जब वो पैसे ख़त्म हुए तब मैंने और काम लिया। तो जो भी मेरे पास आता था, ये करोगे मैं बोला नहीं पैसे हैं मेरे पास। जब वो पैसे ख़त्म होते थे, मतलब खर्च हो जाते थे, तब मैं देखता था अच्छा कौन है, अच्छा ये काम है, चलो ये काम। जो सलाह मिलती है ऐसे में, मुझे लगता है आपकी फैमिली से तो कभी नहीं मिली होगी। नहीं, लेकिन क्या बाहर से जो आती थी कि मिलिंद दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द हाई टाइम, अभी जितना बना सकते हो बना लो, सुभाष घई के पास चले जाओ, वैसे तो हो ही रहा था। मतलब आई गॉट ऑफर्स फॉर मूवीज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम 1988 1989 तब से, लेकिन मैंने मना किया। एक फिल्म को मैंने कही थी, जो जीता वही सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर। तो उनके उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे, उनकी फिल्म देखी थी उससे पहले, कयामत से कयामत तक। तो मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने देखा कि इतना मतलब सादी सी स्टोरी थी, लेकिन इतनी अच्छी बनाई उन्होंने, ग्रिपिंग। तो मैंने कहा कि ठीक है करके देखते हैं, बट मुझे माहौल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने छोड़ दिया। We didn't hit it off very well. काफी interpersonal problems थे। बड़े भाई का रोल था आपका? नहीं, मेरा दीपक तिजोरी का रोल था। अच्छा, दीपक तिजोरी, एंटागनिस्ट, विलन का रोल। तो वो अच्छा रिलेशनशिप्स नहीं बने। तो जैसे मैंने कहा था, if I'm not happy with something, I don't do it। तो मैं निकल गया वहाँ से। और उसके बाद काफ़ी ऑफर्स आए, मैंने मना किए कि ऐसे मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, ये हिंदी फिल्म्स है, मुझे डांसिंग अच्छा नहीं लगता, मैं डांस नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे ये नहीं करना है। मैं मॉडलिंग ठीक है मेरे लिए, मैंने मॉडलिंग किया। फिर 1995 में महेश भट्ट और मेरे एक और दोस्त एक सीरीज़ बना रहे थे इंग्लिश में, माउथफुल ऑफ स्काई, दूरदर्शन के लिए। तो मेरे दोस्त मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि देखो तुमने अभी तक मना किया है फिल्म्स के लिए क्योंकि हिंदी नहीं आती है, तो इंग्लिश में है, इंग्लिश तो तुम बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हो, तो करो। तो मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है मैं करूँगा। एंड बाय दैट टाइम आई वाज वेरी, मैंने एक पोजीशन हासिल किया था एज अ सेलिब्रिटी। तो आई न्यू कि जिस तरह से लोग मुझे ट्रीट करेंगे इट विल बी गुड। सो मैंने किया वो सीरीज़ और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे जिस तरह से बनाते हैं, जिस तरह का प्रोडक्शन होता है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो आई स्टार्टेड माई ओन प्रोडक्शन हाउस। अच्छा।
और उससे पहले आई हैड स्टार्टेड माय ओन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। हाँ। तो आज भी मैं इवेंट्स मैनेज करता हूँ। हाँ। और आज भी मेरी प्रोडक्शन की कंपनी है जी। एंड माय फर्स्ट हिंदी सीरियल मार्गरीटा जो जी टीवी के लिए बनी थी वो हमने खुद प्रोड्यूस की। आपने खुद प्रोड्यूस इस तरह से ये सारा सफर। हाँ, वो ऐसे आगे- दिन आगे ब दिन चलता अपॉर्चुनिटीज, और मैं यही सोचता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं ना वो सबके पास आते हैं, लेकिन कभी हम उसे देख नहीं पाते। हाँ। अभी आप देख रहे कि हमारे देश में आज वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, राइट? द स्टार्टअप्स इतने हुए हैं क्योंकि जो आजकल की पीढ़ी है दे आर एबल टू सी द अपॉर्चुनिटी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन पहला क्या था, जैसे मैंने कहा कि व्हेन आई वाज ट्राइंग टू थिंक कि मैं क्या करूं लाइफ में, 3 चीजें थी जो लोग बोलते थे, इंजीनियरिंग करो या मेडिसिन करो Medicine, हाँ। या लॉयर बनो, जी। उसके बाहर सोचते ही नहीं थे जी। तो कोई देखता भी नहीं था। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आता है, जी। प्रेम आपके लिए क्या है? व्हाट इज लव? What is love? I don't know what is love, but I think something that mirrors again what you feel for yourself, that is positive. जो भी हम अपने आप को सोचते हैं, आपके बारे में, अपने आप के बारे में सोचते हैं एक पॉजिटिव तरीके से, वो एक प्रेम की भावना है। तो जितना प्रेम आप अपने आप को है अपने लिए, उतना ही प्रेम हम आप बाहर दे सकते हो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। कई लोग जो रिजेक्शन से डरते हैं प्रेम में, हाँ। कई चीज जो प्रेम को कमोडिटी क्योंकि मानते वो हैं, अपने आप जी। को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। या ये बात बहुत If you खूबसूरत have बात है। accepted yourself and बहुत you love सुंदर yourself and you feel जितना भी हो, you love yourself this much, आपको इतना ही प्रेम मिलेगा बाहर से भी। जी। Because you आपका जो पहला रिलेशनशिप था जो अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ पाया, उसके बाद क्या आपको लगा कि कौन सा क्या- पहला? पहला जी, जो एक पवित्र गठबंधन तक भी पहुंचा, लेकिन फिर आपने अपने रास्ते अलग जी चुने। जी वहाँ कैसे, क्योंकि ये मैं देखता हूँ आज की दुनिया में नाउडेज जो यंगस्टर्स हैं, जी इनके लिए सबसे भयानक शब्द है ब्रेकअप। जी। ये सामान्य दिखने की कोशिश तो करते पहले हैं। भी था क्योंकि हमारे देश में तो डिवोर्स वाज समथिंग अनथिंकेबल। या अनथिंकेबल, दैट इज ब्रेकअप। जी जी। अनथिंकेबल, मैं सोच भी नहीं सकते थे। अगर मैं अपनी माँ से भी पूछता व्हेन आई वाज अ चाइल्ड कि वुड यू एवर थिंक ऑफ इट, इम्पॉसिबल। No, शी हैड लिव्ड इन इंग्लैंड में पढ़ाई भी की थी, दूसरे देश में बहुत सारे घूम के भी कैन नॉट इवन थिंक वेरी ट्रू। ऑफ डिवोर्स। सो ब्रेकअप इज ऑलवेज अ बिग वर्ड कि बड़ा शब्द नहीं होना ही नहीं चाहिए, लेकिन होता है। रिलेशनशिप्स ऐसी ही चीज़ें होती हैं, नॉट ओनली विद पीपल बट विद थिंग्स। हमारी पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि यू हैव रिलेशनशिप्स एंड द रिलेशनशिप्स लास्ट इफ यू वांट। हाँ। दे कैन चेंज ऑल्सो बट दे कैन लास्ट। कि वो चेंज हो सकते हैं लेकिन वो है, मतलब कैसे बोल सकते हैं हम हाँ। कि एक रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हिंदी में? संबंध, एक relation। संबंध है जी। तो उस संबंध में चेंज आ सकता है वो, लेकिन संबंध रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। ये भी बहुत खूबसूरत लेकिन बात किस तरह से रहेगा, हाँ। दैट इज अप टू द 2 पीपल इन द रिलेशनशिप। है। कमाल है सर। वो कब ब्रेक होता है कि व्हेन वन पर्सन डजंट एक्सेप्ट द चेंज, दे डोंट एक्सेप्ट द चेंज, कि नहीं उनको वही चाहिए जो पहले था, लेकिन चेंज हुआ है क्या- हमारे लिए। नाउ जी। जस्ट टू गिव यू हाँ, एन एग्जांपल yeah। कि इन माय करंट जी। रिलेशनशिप, होपफुली माय लास्ट रिलेशनशिप, हाँ। अभी शादी हुई है जी, तो बिल्कुल 10 सर। साल हुए हैं 10 साल हुए। और शादी को अभी 6 साल हुए हैं। तो डेफिनेटली 10 सालों में कितना चेंज हुआ है। बट बोथ ऑफ अस, हम दोनों ने बहुत मेहनत की है टू एडजस्ट टू दोस चेंजेस। कि इन हर लाइफ ऑल्सो, आई मेट हर व्हेन शी वाज 22, हाँ। तो 22 32 कितने चेंजेस आते हैं, नेचुरली 50 to 60 कितने चेंजेस आते हैं। बट वी हैव टू डील विद इट इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड इफ वी कैन देन आवर रिलेशनशिप कैन रिमेन स्ट्रांग। इस रिलेशनशिप के बाद जो एक बड़ी खूबसूरत नेचुरल और प्रकृति की एक गिफ्ट है जी। बच्चा, चाइल्ड, जी। इसको आप किस तरह देखते हैं? मुझे तो कभी दिलचस्पी नहीं थी, अच्छा। हाँ, हाँ। कि मुझे अपना बच्चा चाहिए। हाँ। मैंने ये भी सोचा कि ये एक तरह का कन्वेंशन है, एक तरह की आइडिया है जो हर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती है कि बच्चा होना ज़रूरी है, बच्चा होना ही चाहिए, अगर बच्चा नहीं हो तो बहुत बुरी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके कंपेनियन भी सहमत हैं आपकी इस सोच वो से? कभी कभी सोचते हैं कि नहीं होना चाहिए, तभी हाँ। मैं बोलता हूँ ठीक है अगर होना है तो हाँ। कर लेंगे, हाँ। बट व्हेन यू आर श्योर हाँ। देन यू टेल मी।
ऐसा करके आपको कभी लगा नहीं कि आप कहीं इम्पोज तो नहीं कर रहे हैं अपनी फिलॉसफी उनके ऊपर? नहीं, so I try not to, क्योंकि मैं समझता हूँ कि my personality and my age also can be a little overpowering to a lot of people, क्योंकि लोग मुझे दूसरे नज़रिए से देखते हैं एज कि मैंने आपको पर्दे पे देखा है या देखा है, एक इमेज बनता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा नाम जी वो मेरा नहीं है, वो लोगों का नाम है। जी लोग क्या समझते हैं उस नाम के बारे में वो अलग है। जो मैं समझ, मेरे लिए तो मिलियन सोमन कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मिलियन सोमन कुछ है, यू नो। सर कमाल है, आपसे बात करते हुए मैं देख रहा हूँ इतना सुलझा हुआ, इतना साफ, हर चीज़ को लेकर। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं बात बहुत ज़्यादा करता हूँ। कंक्लूड करूँगा एक दो सवालों से। फिटनेस एक बड़ी स्पिरिचुअल चीज़ है सर जी, और ये मैकेनिकल नहीं हो सकती। नहीं, मैं हमेशा देखता हूँ कि जो लोग बड़े मसल मैन और ये सारे रहते हैं, उनके पास जाकर वो फीलिंग नहीं आती, एक ऑर्गेनिक फीलिंग जो होती है। जी। जैसे हम इस समय प्रकृति की गोद में बैठे हुए जी, हैं। आपने शायद इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है। जी, आप बहुत ऑर्गेनिक तरीके से चलते हैं और शायद जैसा आप कहते हैं कि दौड़ना मुझे बहुत पसंद है। जी। मैं दौड़ता इसलिए नहीं रही हूँ कि मुझे फिट फिट होना है, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे उन यंगस्टर से जो प्रोटीन पाउडर लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, कई बार बड़े फिटनेस एक्सपर्ट्स रखते हैं, फिर भी 30, 35, 40 के बाद ऐसे लगते हैं जैसे बाप रे बाप बूढ़े हो गए? अब मैं तो यंगस्टर से कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनको अपने मिस्टेक्स करने हैं, उनको अपने एक्सपीरियंसेस से गुजरना है, उनको खुद सीखना है। जैसे मैंने कहा, आई डोंट इवन लाइक इट। अगर जब मुझे लोग बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, और कभी नहीं लगता था। जब मैं छोटा था तब भी मैं सुनता नहीं था किसी का, एंड आई फील दैट इज करेक्ट। वन मस्ट टेक वन्स ओन डिसीजंस, ये जान के कि अहम क्या है, क्या है उसके बारे में सोचना कि अहम क्या है। अभी आपने कहा कि फिटनेस, व्हाट इज फिटनेस, कि लोग फिटनेस और हेल्थ की जो डिफरेंस है उसको भी नहीं जानते। व्हाट इज फिटनेस एंड व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ, पीपल थिंक दैट फिटनेस इज अबाउट बाइसेप्स, फिटनेस इज अबाउट सिक्स पैक, बट फिटनेस मीन्स कि हाउ योर एबिलिटी टू डील विद समथिंग, एनीथिंग। जैसे आपने कहा कि बच्चा, बहुत लोग बच्चे पैदा करते हैं, दे आर नॉट फिट टू बी पेरेंट्स। दे आर नॉट फिट। वेरी वो फिटनेस डेवलप करना जरूरी है। क्या बात। यू मे नॉट बी फिट बट यू लव चिल्ड्रन बट यू आर नॉट फिट, देन यू बिल्ड दैट फिटनेस, देन यू बिकम फिट टू बी अ गुड पेरेंट। सो फिटनेस, you decide what you want to be fit for. रेवोल्यूशनरी मैसेज है सर फिटनेस का। What do you want to be fit for? कंक्लूड करूंगा, इस सवाल से खत्म करूंगा। मैराथन के लिए आप आए हैं खूबसूरत शहर, झीलों की नगरी में। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी एक्साइटेड। आप हमेशा आएंगे, आते रहें, हम तो चाहेंगे कि आपका आना होता रहे। कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव को जो वुमेन एम्पावरमेंट और एनवायरनमेंट और तमाम हेल्थ के कॉज को समर्पित है, उनको डिवोटेड है? तो आई फील कि ये जो अच्छी चीज़ें हैं जिनसे हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अच्छी चीज़ें, जैसे कॉजेज़ होते हैं, उनके बारे में लगातार बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बारे वो हमारे लिए अहम नहीं है। हमारी आम जिंदगी में वो हमारे लिए अहम नहीं है। हमारी आम जिंदगी में हम सोचते नहीं, स्कूल है, कॉलेज है, जॉब है, करियर है, घर पे जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कॉजेज़ जो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए या अनएम्पावर्ड जो होते हैं, मार्जिनलाइज्ड होते हैं, उनके बारे में हम अक्सर नहीं सोचते। तो सोचना ज़रूरी है, और वो उस सोच को लाने के लिए उसके बारे में बात करते रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सर। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मैं एक अलग तरह के अनुभव से गुजरा हूँ आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। मिलिंद सोमन है सर, और मैं आपसे फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मैंने इसके पहले चमचमाती हुई जो सिनेमा जगत की दुनिया है या मॉडलिंग की दुनिया है, वहाँ के चमकते सितारों को ऐसा नहीं देखा। ये एक ऐसा मुस्कुराता हुआ संतनुमा किरदार और पर्सनैलिटी है मिलिंद सोमन साहब की, कि जिनसे मिलने के बाद आप एक बड़ी ऊर्जा से भर जाते हैं, एक एनर्जी से भर जाते हैं। उनकी चमकती आंखें बताती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी रहे हैं, और इसीलिए वो सुखी हैं। ऐसा निदा फाजली कहते हैं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।